नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम डोज यूट्यूब चैनल में। और आज की सीरीज़ है ये हिस्ट्री की, और ये 63 क्वेश्चन हैं, इनकी शुरुआत कर रहे हैं। आए तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमीदा बानो पत्नी थी किसकी? अकबर की, हुमायूं की, बाबर की या शेरशाह की? तो हमीदा बानो बेगम जो है हुमायूं की पत्नी थी, और यह हिंदाल के गुरु जो थे अली अकबर, उनकी पुत्री थी। तो ऑप्शन इसमें सही होगा, हुमायूं की बीवी थी, यानी ऑप्शन बी। मास्टरदा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? जतिन मोहन सेन, ऑप्शन सूर्यसेन, रास बिहारी बोस, दीनबंधु मित्र। इन चारों में से कौन था? तो सूर्यसेन को जो है मास्टरदा के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी किस जगह पर हुई? ऑप्शन है आपके कलकत्ता में, पूना में, बम्बई में, अहमदाबाद में। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, बम्बई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे? लॉर्ड स्पिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड रीडिंग। इन चारों में से कौन थे? तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, लॉर्ड डफरिन, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार जो था वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज था, जिसे उनके सहयोगी एएम हुम ने मूर्ति रूप दिया, क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे? एएम हुम थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट हुआ, पाँचवा है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1772 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसके तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। इसमें एक मुख्य एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा एम्पे थे, तथा चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइड तथा अन्य न्यायाधीश इसके नियुक्त हुए गए। तो इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात रेगुलेटिंग 1973 के जो पास हुआ था उसमें की गई, लेकिन इसकी स्थापना जो कलकत्ता में 1974 में, यानी ऑप्शन सी ठीक होगा इसका। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है? ऑप्शन है ए पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तीसरा है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। और डी यानी चौथा है पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम जो है वो है पुर्तगाली 1998 में, डच 1605 में, अंग्रेज 1613 में, और फ्रांसीसी जो है 1664 में आए। तो इसका ऑप्शन सही पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे? विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं लाला लाजपत राय थे। इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला है। गदर पार्टी के संस्थापक थे? वासुदेव बलवंत फड़के, विनय दामोदर सावरकर, इन्हें वीडी सावरकर भी कहते हैं, लाला हरदयाल और भगत सिंह। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना, इन दोनों के प्रयास से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है। अगला है।
मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? 1906 में, 1916 में, 1926 में, 1936 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय की प्रेरणा से ढाका के नवाब समीउल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में ही 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा एवं विस्तार करना मुस्लिम लीग का कार्य था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था? क्या नाम था इसका? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, लिंडथगो कमीशन। तो जलियांवाला हत्याकांड जो था, ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था में जलियांवाला हत्याकांड के लिए जांच कमेटी बनाई, जो 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की थी, जिसमें 8 सदस्य थे। और हंटर कमेटी में संपूर्ण प्रकरण पर लिपापोती की गई, यानी जो है अंग्रेजी पक्षपात, अंग्रेजी का जो है पक्ष लिया गया। सभी आरोपियों को हल्का सा दंड का विधान किया गया। ठीक है, तो हंटर कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है जलियांवाला हत्याकांड के लिए। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ? तो महीना वो था जनवरी में, जुलाई में, अगस्त में, दिसंबर में। तो ये जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी जो है अगस्त आंदोलन जो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसी में ही जो है गांधी जी ने जो कहा था करो या मरो का नारा दिया है, यानी या तो हमें आज़ाद करो या हम मर जाएंगे। इसलिए कहा था, भारतीयों से कहा था मरो, और अंग्रेजों से कहा था या तो हमें आज़ाद करो या भारतीयों से कहो या मरो। अगला है, गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन 1929 में, 1931 में, 1933 में, 1939 में। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर के प्रयत्नों से गांधी जी इरविन की मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 फरवरी 1931 को स्पष्ट एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यही एक कारण था कि इसी के कारण जो है, इस पैक्ट के कारण ही जो है इरविन ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि हम जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर देंगे। और गांधी जी जो है उनकी भाषा को समझ नहीं पाए अंग्रेजों की, और ये जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद वो विदेश चले गए। तो उनको जो है क्या कहते हैं, भगत सिंह को जो है फांसी जो दी गई थी तो इसी समय पर दी गई थी। इसी पैक्ट के तहत उन्होंने क्या, गांधी जो है भगत सिंह पर कोई, यही एक सबसे बड़ी भूल थी गांधी जी की, क्योंकि वो इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चले ही गए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भगत सिंह जो है कि फांसी नहीं दी जाएगी भगत सिंह को, क्योंकि उन्हें तो ये मालूम था कि भगत सिंह पे कोई केस ही नहीं बनता इसका, उन्होंने किसी की हत्या ही नहीं की। ठीक है, और अंग्रेज़ों का कहना ये था कि वो राजनीतिक बंदी नहीं थी, वो अपराधी थी, इस वजह से। तो इसे एक भूल भी कहा जाता है, दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। अगला है आपका, 13 वर्ष की अल्पायु में गद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, जहांगीर, अकबर। तो 13 वर्ष 4 महीने का जब अकबर था, तब जो है यह मुग़ल सम्राट जो है अपने जो हुमायूं के स्थान पर गद्दी पर बैठा था। कौन? अकबर। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, टोडरमल, बैजू बावरा। तो बीरबल भी थे, रहीम भी थे, टोडरमल भी थे, लेकिन बैजू बावरा नहीं थे। ठीक है, तो ये बैजू बावरा जो एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अकबर के जो नवरत्न थे
वो थे मुल्ला दो प्यादे, हकीम, इमाम, अबुल फजल, शेख फैजी, अब्दुल रहमान, रहीम खान खाना, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास और राजा बीरबल, ये लोग नौरत्न थे। अगला है सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो किसने की थी? अकबर ने की थी, जहांगीर से की थी, शाहजहां से की थी या औरंगजेब से की? सर टॉमस रो ने किससे की थी? तो हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा था, जो सम्राट जहांगीर की कृपा प्राप्त करने में सफल रहा। वह पुर्तगाली विरोध के बावजूद भी व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। उसके प्रयासों के फलस्वरूप सूरत, भरौच, अहमदाबाद, आगरा तथा मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कोठियाँ स्थापित की गईं। तो ऑप्शन बी यानी कि जहांगीर से उसने प्राप्त किया था। किसने? सर टॉमस रो ने। अगला है शिवाजी की राजधानी थी? तो राजपुर, राजगढ़, रायगढ़ और रायसमंद। तो इसमें से जो है शिवाजी की रायगढ़ राजधानी थी। यहीं पर शिवाजी का 1674 में राज्याभिषेक भी संपन्न हुआ था। इसी के लिए उन्हें काशी के प्रसिद्ध विद्वान भट्ट विश्वेश्वर को बुलाया गया था। ठीक है। अगला है शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की एक विशेषता थी, यानी इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था। इसमें जातिगत कोई बाध्यता नहीं थी। तो इसमें इसके 7 मंत्री जो है ब्राह्मण होते थे, क्योंकि प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी के द्वारा की जाती थी। अपने कार्यों के लिए वे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे और उनके मंत्रिमंडल की विशेषता यह थी कि सेनापति के अतिरिक्त प्राय सभी मंत्री अर्थात 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर शेष सभी को अवसर पड़ने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। अगला था अष्टप्रधान की। अगला था वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता जो बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उनके प्रसिद्ध जो ग्रंथ था आनंद मठ, इसमें इस गीत का वर्णन है और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को स्वीकार किया गया। 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। ठीक है। अगला है नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859 में, 1871 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में और 1901 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन है 1859 ईस्वी में। हुआ क्या था? उपनिवेश शासनकाल में अपनी आर्थिक मांगों को लेकर किसानों ने जो संघर्ष किया उसे ही नील आंदोलन या प्रथम तथा सर्वप्रमुख था। यह आंदोलन बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था, जिसका नेतृत्व दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किया था और यह 1859 ईस्वी में होने वाला यह आंदोलन नील उत्पादकों के शोषण के खिलाफ किसानों की प्रत्यक्ष लड़ाई की थी, जिसका विशुद्ध एवं मार्मिक विवरण दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक में किया है। इसका जो दर्पण है जो दीनबंधु मित्र ने अपने जो नाटक लिखा है नील दर्पण, उसमें किया है। आगे अगला है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद राणा जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी। 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया, जिसका उद्देश्य जो था देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। इसमें जमींदारों के बजाय मध्यम वर्ग को प्राधान्यता दी गई। इस संगठन ने प्रसिद्ध सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। कालांतर में यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई।
अगला है निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? विष्णु, कृष्ण, इंद्र, ब्रह्मा। तो विष्णु, कृष्ण और ब्रह्मा, इंद्र, इनमें से कौन नहीं है वैदिक देवता जो है? वो जो है बी यानी कृष्ण नहीं है। कृष्ण द्वापर के थे, द्वापर में ही थे। और वैदिक इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि ये वैदिक देवता हैं, जबकि कृष्ण के नाम का उल्लेख किसी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवी की पुत्र तथा घोर अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में हुआ है। कालांतर में यानी आगे चल के वासुदेव कृष्ण ने अनुयायी पांचाली अगला है 42वां क्वेश्चन है। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो पहला ऑप्शन इसमें कट गया है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। बाबर एवं हुमायूं में, या प्रश्न एक बार दोबारा सुनिए। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? बाबर एवं हुमायूं, हुमायूं एवं अकबर, अकबर एवं जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जो है हुमायूं एवं अकबर। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। इस प्रकार वह हुमायूं के शासनकाल के तुरंत बाद था। इस प्रकार अकबर का शासनकाल फरवरी 1556 से शुरू होता है, जो शेरशाह के बाद का शासनकाल है। इस प्रकार शेरशाह का शासनकाल हुमायूं और अकबर के बीच का शासनकाल हुआ। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है चंदेरी का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो डी जो है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ उसे खानवा का युद्ध कहा जाता है, यानी कि जो 17 मार्च 1527 को आगरा के समीप हुआ था, यानी इसका सी आंसर सही होगा। कैसे सही होगा सी आंसर? जो है 17 मार्च 1527 को आगरा के समीप खानवा में हुआ था। क्योंकि यह युद्ध भी पानीपत के युद्ध के समान निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप भारत में बाबर की शक्ति को चुनौती देने वाला कोई शक्तिशाली नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो विक्रमशिला या तक्षशिला, मगध या नालंदा। तो हर्ष के समय पे जो था, नालंदा महाविद्यालय महायान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र नालंदा था। नालंदा बिहार के पटना जिले में राजगीर से 8 मील की दूरी पर लगभग है। आधुनिक बड़ागांव नामक ग्राम के पास स्थित है। इस बिहार की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नति का पराकाष्ठा पर था। हर्ष ने 100 ग्रामों की आय के द्वारा इसका खर्च चलाने के लिए प्रदान की थी, यानी यहाँ 100 फीट ऊंचा पीतल का एक विहार बनवाया था। तो
नालंदा विश्वविद्यालय को हर्ष ने जो संरक्षण प्रदान दिया था। अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में हुई, अबुल फजल ने की थी। और ये अबुल फजल ने अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों का इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरे तथा तीसरे भाग में 1602 ईस्वी से तक के अकबर के इतिहास को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलवर संत नहीं था? पोएगई या तिरुज्ञान या पूनम या तिरुमंगई? इनमें से मतलब जो अलवर का संत कौन नहीं था? अलवर संत नहीं था 46वां। तो इसमें बी था, जो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी शिव पूजा का व्यापार प्रचार प्रसार था उस समय। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयानार संतों द्वारा हुआ और नायनार संतों की संख्या 63 बताई थी, जिनमें से प्रमुख अप्पार, त्रिज्ञान, सुंदर मूर्ति, मणवर्क, वाचगर आदि का नाम उल्लेखनीय है। यानी त्रिज्ञान जो है अलवर संत नहीं थे। मौर्यकालीन में सीता सितात्वर था एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय राज्य की भूमि से प्राप्त है ऊसर भूमि। तो मौर्यकाल में राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष था, जो ठीक है। तो राज्य की भूमि से जो होगा, राज्य की भूमि से प्राप्त है। अगला है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये दानशाला थी, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथिगृह था। तो इसमें ये क्या था? ये खैराती अस्पताल था, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे अगला है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो टका और जीतल ये जारी करने वाला जो इल्तुतमिश था। ठीक है। अगला है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता में, अथर्ववेद में, मनुस्मृति में या ऋग्वेद में? तो गायत्री मंत्र से संबंधित किसमें मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम जो ऋग्वेद में मिलता है। इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और ये किसको समर्पित है? ये सूर्य देवता को, सूर्य देवता संहिता को समर्पित है ये। ठीक है। अगला है 51, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में, नृत्य के रूप में, विश्राम के करते हुए या ध्यानमग्न। तो शिव की दक्षिणामूर्ति जो प्रतिमा है उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोक्योकी, इंतुन, सियुकी, सिकियापोनो। तो चीनियों ने जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने के पर चीनियों ने भारत के लिए ली एन चू अथवा चू आतू शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हानसोंग के बाद यहाँ पिन तुन शब्द का चलन हो गया। यानी यहाँ पे जो था इन तुन, इन शब्द का प्रयोग किया। आगे, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूं ने, फौजी ने, अब्दुल रहम खान खाना ने। किसने किया? तो बदायूं ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। बदायूं ने अकबर को कोसता था क्योंकि अकबर के कारण उसे हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखने पड़ते थे, इसलिए वो अकबर को कोसता था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया? आसफ खां, खुर्रम, महाद खां, खुसरो। तो इसमें से आसफ खां को छोड़ के खुर्रम, खुसरो, महाद खां इन तीनों ने उसके जो है विद्रोह किया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पहले को छोड़ के 2, 3, 4 तीनों ने किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था?
तो विलियम हॉकिंस, विलियम किंचन, पीटर डेला विल्ला, एडवर्ड टेरी। तो इसका सही आंसर है ए, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस से 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम का पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। हॉकिंस तुर्की एवं फारसी भाषा बोल सकता था। जहांगीर उससे काफ़ी प्रभावित था। उसने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया। वह 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो असहयोग आंदोलन, समन्वय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं। अगला है 57वां, लेडी कैथरीन मेयो। इनको यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, सही कूट को चुनना है। तो लेडी कैथरीन मेयो, लारी केस, ये सब का जो है, लेडी कैथरीन मेयो जो है मदर इंडिया लिखी इन्होंने बुक जो है। लारी कॉलिंगसन एंड डोमिनिक लापिडिये, इन्होंने फ्रीडम एंड मिडनाइट लिखी। राम मनोहर लोहिया ने जो है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन लिखी। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। तो यानी इसका जो मिलान होगा कूट 2, 1, 4, 3, यानी ये सही होगा। 1942 में कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, नरेंद्र देव के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, JV कृपलानी के द्वारा। तो 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव किया। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगला है आपका, ये कट गया है इसका जो आंसर, शायद सीरियल इधर उधर हो गए इस वजह से। ये है 59वां, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भाग पर नील की खेती करना, या 3/19 भाग पर नील की खेती करना, 3/18 भाग पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3/20 भाग पर नील की भूमि खेती करना ही क्या था? 3 कठिया, चंपारण 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 60वां, जो चंपारण के कृषक जो आंदोलन समस्या बहुत पुरानी थी और 19वीं शताब्दी में प्रारंभ यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहा गया था। 60 अगला है क्वेश्चन नंबर 60वां, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या कराची? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में उन्होंने कहा था। जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। श्रुति साहित्य में निम्न में कौन शामिल नहीं था? ब्राह्मण, आर्य, वेदांग, उपनिषद। तो वेदांग इसमें जो है श्रुति साहित्य में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था?
हड़प्पा का जो है उत्तर काल जो है सी कार्बन 14 से पता लगाया है उन्होंने जो है 22.5 जो है का जो है उत्कर्ष काल जो है हड़प्पा का सर्वमान्य तिथि जो है वो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2500 से 1750 इसमें दिया हुआ अगर 25 से 17.5 नहीं दिया, लेकिन 2250 से 2200 से 1750 दिया, यानी 20 सही होगा इसमें। तीसरा है गुफराल निम्न में से कहाँ स्थित है, तो ये स्वात घाटी ब्रह्मपुत्र सिंधु घाटी में है। ये गुफराल कहाँ सिंधु घाटी में अवस्थित है। दोस्तों सीरियल वाइज एक दिन में सुबह शाम में टेस्ट सीरीज दिया करूँगा, इसमें हिस्ट्री और सिविक्स दोनों को दिया जाएगा TGT। और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मैं लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।